टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है कि अभी ईरान सदर ने आज रुखसती भरी थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कराची आए और उन्होंने ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। ये अजीब बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, खाकान अब्बासी हों, कराची के प्राइम मिनिस्टर के यानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तो मजबूरी थी क्योंकि रहती यहाँ थी, वो एक शब्द भी यहाँ बसर नहीं करता, वरना फिर वो बआसानी अंदाज़ा लगा सकता है कि कराची की सड़कें कैसी हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ टेक्सटाइल का हाल क्या है, यहाँ गैस की क्या सूरत हाल है, यहाँ नाले सड़कें गलियाँ मोहल्ले कैसे हैं। आम तौर पर एयरपोर्ट पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो वो गवर्नर हाउस या सीएम हाउस में, बहुत हुआ तो मज़ार कायद चले गए और वहाँ पर फातिहा पड़ी और वहाँ से भी शायद गालिबन हेलीकॉप्टर ही में जाते होंगे। उसके बाद एक मखसूस उनका होता है गवर्नर से मिलना, सीएम से मिलना, बिजनेस कम्युनिटी से मिलना, उलमा से मिलना, पहले अपनी पार्टियों के रहनुमाओं से मिलना। हाँ, एक ज़माने में मीडिया से भी मिलते थे, लेकिन आज हमारे बड़े जो जिसे कहते हैं मोर एक्टिव नज़र आने वाले, यानी बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आने वाले मुतहर्रिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वही फॉलो किया ब्यूरोक्रेसी का दिया हुआ दौरा जो माजी में 2-3 दहाई से चाहे जरदारी हों या शरीफ कर रहे हों। लेकिन बहरहाल क्योंकि लाइव दिखाया जा रहा था और वो बिजनेस कम्युनिटी से बात भी करना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बड़ी ही सीनियर सीजन्ड और एक बहुत बड़े ग्रुप के आरिफ हबीब ग्रुप के सरबरा जो अपनी फरागदिली में जो हेल्प करने में रहते हैं और एक बैलेंस तवाज़ुन भी रखते हैं, बानी तहरीक से भी करीब रहे तो जरदारी और शरीफों से भी करीब रहे। आज बड़ा एक ऐसा सवाल किया कि वो आरिफ हबीबी ज़ाब कर सकते थे कि उन्होंने जहाँ ये कहा कि हमारी तिजारत, हमारी मईशत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि हम पड़ोसी मुल्क और ख़ास तौर पे भारत से ताल्लुक़ात बेहतर ना करें। साथ ही उन्होंने ये कहा दूसरा ये कि बानी तहरीक अडियाला जेल के बासी से भी हाथ मिलाना होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतने सीनियर सीजन सियासतदान और प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने बराह रास्त अडियाला जेल के बासी के हवाले से तो बात नहीं करी, ताहम ये ज़रूर कहा कि हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और सबसे बढ़कर ये कि एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ईरानी सदर के जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का पहला यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला दौरा बड़ी अहमियत का हामिल इस एतबार से कहा जाएगा कि इस वक्त हमें IMF, सऊदी अरब, ईरान हर तरफ से फाइनेंशियल हेल्प, इकनॉमिक हेल्प तो मिल रही है, लेकिन वो भी जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी माशी इस काम के में अपना हिस्सा नहीं डालती, उस वक्त तक तरक्की के मराहिल तय नहीं होंगे, माशी तौर पर मैं कह रहा हूँ। और आज मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि पार्लियामेंट में हमारे वज़ीर ख़जाना, यानी इससे आप उनकी सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारी हुक्मरानों की और ख़ास तौर पर वो जो हाथ में अनाने इक़्तिदार नहीं ख़जाना भी है कि कहते हैं कि गरीबों को, आवाम को टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त तो पूरी सियासत मईशती पर हो रही है कि हमारी हुकूमत का जब से पावर में आई है सारा जोर ये है कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, जो अरबों डॉलर पे पहुंच चुके हैं, महंगाई इन्फ्लेशन 20% से ज़्यादा, डॉलर 280 से कम आ ही नहीं रहा, सोने का जो है 2.5 लाख रुपए पे पहुंच गया है, फिर तेल, फिर घी, हर चीज़ आवाम पर। और दिलचस्प बात यह है कि एक बैंक के सरबराह
जो वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, फरमाते हैं और वो भी कौमी असम्बली में कि आवाम को अब तो टैक्स देना ही पड़ेगा और टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं होगा। उनकी तकरीर में ये नहीं था कि अशराफिया को, फ्यूडल्स को, जो पार्लियामान के अरकान को और वो जो अरबों डॉलर के ग़ालिबन 300 अरब डॉलर तो कहा जाता है कि सिर्फ 17 वजारतें ख़त्म होने से पूरे किए जा सकते थे। एक बहुत बड़ा ताजिर है, आईकॉन है, टाइकॉन है, पता नहीं क्या है, बिल्डर, उससे 569 अरब रुपए लेना था, आप 5 अरब डॉलर नहीं ले सके। कहाँ का था? PIA जो है वो आपकी ग़ालिबन 600 अरब रुपये खा रही है। स्टील मिल ग़ालिबन 200 अरब डॉलर पे अब चली गई है सालाना। इन इदारों पर 1000 अरब डॉलर खा रहे हैं और आप वो जो गरीब आवाम जिसकी तनख्वाह जो 40% हैं, $1 से भी कम है, उन्हीं से आप टैक्स ले रहे हैं। ये छोटे दुकानदारों से, पनवाड़ियों से, ये बन कबाब छोले वालों से, दुकानदारों से ले रहे हैं। बड़े फ़ख्र से हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब फरमा रहे थे कौमी असम्बली में। हमारे साथ थे अशफाक तोलत साहब, माजी में माविन खुसूसी भी रहे हुकूमत के और बड़े गहरी नज़र है मईशत पर, यानी हुकूमत के अंदर और बाहर दोनों की सूरत हाल को अच्छी तरह जानते हैं। तो अल्लाह भाई, मैं इस पर तो बाद में बात करूँगा। जो औरंगज़ेब साहब फरमा रहे थे कि आवाम को टैक्स तो देने ही होंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारा ज़्यादा जोर क्या है? सऊदी आए, 25 अरब डॉलर का वादा कर गए। देखें क्या पहले भी वादा किया था। ईरानियों ने कहा है कि हम अपना हजम बढ़ाएंगे, IMF के पास जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं। क्या हमारे अपने पाकिस्तान के तमाम रिसोर्स ख़त्म हो गए? हमारी जो गंदम की पैदावार रिकॉर्ड होती थी ख़त्म हो गई? हमारी जो इंडस्ट्री जो करती थी एक्सपोर्ट, खासतौर से गारमेंट, क्या वो ख़त्म हो गई है? क्या हमारे पास चावल और जो और बहुत सारी चीज़ें थी कुछ ख़त्म हो गई हैं? यानी हमारे रिसोर्स ख़त्म हो गए हैं ना, जब भी हम 1-1, 2-2 डॉलर के लिए कशकोल लिए घूम रहे हैं। ऐसे ही है अशफाक तोला साहब? मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी समझते हैं कि हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में है, तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे कि वो भी नाराज हो, क्योंकि इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट का, और वो आपकी एक्सपोर्ट से है। अगर फर्ज करें हमारी ये जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स या जो IT की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं यूरोप को या US को, अगर वो लेना बंद कर दें तो आपको तो करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आप इस तरीके का कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते इंडिपेंडेंटली जो उनसे जुड़ा हुआ ना हो। अगर वो आप पे सैंक्शन लगा देंगे तो आप तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि जी के सिंस के दूसरे कंट्रीज में डिस्पाइट द सैंक्शंस अगर ईरान से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। बिल्कुल आपको भी पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे लिए कॉमा और फुल स्टॉप लगे हुए हैं, तो हमें ये बड़ा देखभाल ये करना पड़ेगा। हमें अपने ट्रेड पार्टनर्स को सबको एक पेज पे लाना पड़ेगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट है वो हम करें। देखिए, आप IMF के प्रेशर में आके भी काफी चीजें आपको अपने लोकल एनवायरनमेंट में बड़ी मुश्किल होती हैं, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप ही के प्रोग्राम में और बाकी सारे मीडिया के प्रोग्राम में मैंने एक रिवीलेशन की थी कि जी कि आपका डॉलर जो है 235 रुपए का है। उस वक्त शायद मुझ पे बड़ा प्रेशर आया और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया कि नहीं जी, आप हेड एंड टेल नहीं और आप ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर एक न्यूज आती है कि जी $2 बिलियन स्टेट बैंक ने बाई किए हैं। फिर एक न्यूज आती है जो गोल्डमैन सैक्स ने दी कि जी 224 रुपए का डॉलर होना चाहिए। अभी एक और बहुत बड़े एक ब्रोकरेज हाउस ने और मेरा ख्याल में इन्वेस्टमेंट बैंक हाउस है ऑप्टिमस, उन्होंने भी कह दिया कि जी इन्फ्लेशन एडजस्टेड 240 से ऊपर नहीं होना चाहिए डॉलर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें आप किस प्रेशर में आके इसको 278 280 के करीब आप रख रहे हैं, जबकि आप अगर आसानी से चाहें और अगर डिमांड सप्लाई जो IMF के आपके जो एग्रीमेंट की रूह है कि आप फ्री मार्केट के तौर पर डॉलर को यूज करेंगे तो 235 रुपए का डॉलर है। आप IMF के को कहें, उनको कन्विंस करें कि जी हमारे लिए 4-5% इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी कम हो जाएगा। लेकिन तोला साहब, अभी जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर तबातुर से कह रहे हैं, वो उनका तो जोर इस बात पर है कि आवाम टैक्स नहीं देते।
और वो जो उन्होंने बड़ा एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रोग्राम बनाया था कि पाकिस्तान में कोई 20 लाख दुकानदार ऐसे हैं, उनसे अगर इतने पैसे ले लिए जाएं तो इतने 100 अरब रुपए आ जाएंगे। पता नहीं शायद हफ्ते भर में उन्हें पता चल गया कि जनाब कहाँ लेंगे घर घर, और फिर वो भी रेवेन्यू, सॉरी टू से, जिसके डिपार्टमेंट के बारे में मशहूर है कि चंद करप्ट इदारों में से एक है। अब ये तो कहते हैं जी आप अशराफिया से तो बहुत आसान है, आपके 1000 मेंबर अरकान असम्बली हैं, उनकी आमदनियाँ देख लें, उनके असासे देख लें, आपके जो बड़ा आसानी से जो टेक्सटाइल से मिल गए हैं, या आपका फ्यूडल है, किसी को ज़रा भेज दिए ना ये कराची में या फिरोज ये नवाबशाह में या लाड़काना में देख लें, 20 गाड़ियाँ खड़ी होंगी पजेरो, 100 आदमी खाना खा रहे होंगे, 100 बाहर खड़े हुए होंगे, जहाज़ों में भर के जाते हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से ये पैसा आया है। आप आ रहे हैं मेरे घर में, वो 200 गज के क्वार्टर में रहता है, साथ में परचून दुकान खोले भी, उससे टैक्स मांगेंगे आप। तो यानी एक मज़ा का खेज बयान आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं, मुझे ऐसा बात आपकी भी दुरुस्त है कि बिल्कुल हमें सबको अब अपने हिस्से का टैक्स डालना पड़ेगा। और मैंने लास्ट ईयर, जब आपको पता है रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन जब बनाई गई थी और उसको मैं हेड कर रहा था, तो ये पूरी रिपोर्ट हमारी तैयार पड़ी हुई है, और उसमें तमाम अशराफिया को, दुकानदारों को, लैंडलॉर्ड्स को, सबको हमने टैक्स के जुमरे में लेके आए थे। और यही चीज मैंने औरंगजेब साहब को दी है। अब अगर औरंगजेब साहब करना चाहते हैं तो घोड़ा भी है और मैदान भी है, उनको कर लेना चाहिए। हमने नए 25 खरब के नए बिल वास्ता डायरेक्ट टैक्सेस का उनको बोला था, हम आपको करवाते हैं। तो उसमें एक इंस्टीट्यूशन के खुद हेड भी रहे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। एक हमने जो एक प्रपोजल दिया था 450 अरब के टैक्स लगाने का, उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इसकी मुखालफत की थी। तो मेरा ख्याल है औरंगजेब साहब को ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखना पड़ेगा, चीजें तैयार पड़ी हैं। मेरा ख्याल है अगर वो नया सिस्टम ढूंढने जाएंगे, और ये डिजिटाइजेशन की और जो बात हो रही है बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा ख्याल है आप देखें ना दुकानदारों की स्कीम थी, तो अब वो 70-80 लाख के टारगेट लेके चलते अब मेरा ख्याल है 80 भी नहीं हुई है रजिस्ट्रेशन, और 30 अप्रैल तो हमारे सर पे खड़ा हुआ है। तो आप कितनों को रजिस्टर करेंगे, ना आपके पास कैपेसिटी है। हमने एक बहुत अच्छा एक फार्मूला इनको दे दिया था कि 250 अरब का टैक्स दुकानदार आपको आराम से दे देते। रियल एस्टेट में भी हमने इनको कहा था कि आप सबको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अब बहुत ज्यादा इंसेंटिव दो तो लोग आने के लिए तैयार है। हमने मिनिमम एसेट टैक्स जागीरदारों पे भी लगाओ, ताकि हर तनख्वाहदार तबका, जो मैं अपने हिस्से का टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे पूरा देना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप मेरे हिस्से का टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। ये कोई अचंभे की बात है, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। मुजाहिद भाई आप भी मुझे जानते हैं, बड़े अरसे से टैक्स रिफॉर्म्स में और टैक्सेशन में अल्लाह ताला ने, मैं एक तो तिफले मकतब हूँ, मगर अल्लाह ताला ने कुछ इज्जत दी है, उसके हिसाब से मैंने बड़ा काम। लेकिन अशफाक साहब, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं एक गालिबन अर्जेंटाइन में, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने तमाम ये जो नौकरशाही ये वो स्टाफ को निकाल दिया। वो गवर्नर हाउस में 400 मुलाजिम हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में 500 मुलाजिम हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, सैकड़ों मुलाजिम, 1-1 अरब 100-100 करोड़ का उनका बजट। कहाँ मैं आपको बताऊँ, और मैं बता चुका हूँ कि एक मिनिस्ट्री का आपका 10-10 अरब रुपये महीने का तो बजट है। तो आप लोग, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि जनाब आप तो हुकूमत के अंदर भी रहे हैं, माविन रहे हैं, फिर बाहर भी रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो हमारे हुक्मरान कहते हैं उनकी अगर विल हो भी तो लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी हो ना, अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करें, खुद सेक्रीफाइस करें। आवाम से आप कहते हैं जी सेक्रीफाइस दो, आवाम टैक्स दे, आप क्या कर रहे हैं? बरेलवी साहब, ताली दो हाथ से बनती है, और हर स्टेक होल्डर, मैं कह रहा हूँ ना, जब हमने ये रिपोर्ट शायद तो हमने नहीं की, ये तो अंदर से ही लीक हो गई और फिर जाहिर बात है वो हर किसी के पास आ गई। तो हर कोई ये कहता था कि यार इतनी अच्छी रिपोर्ट हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, मगर आपने हम पे क्यों टैक्स लगाया है? तो ये एक बड़ा अलमिया था हमारे लिए कि जी हम पे टैक्स ना लगाओ, बाकी आप जिस पे लगाना चाहे लगा लो। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि जी हमारी रेड लाइन है, मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। मैं समझता हूँ वो ये कहते हैं कि हम जब टैक्स दे देते हैं ना तो आप हमें कुछ पूछो ना, हम मादर पितर आजाद है। भाई आप अपना जायज टैक्स दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स नहीं देते,
आप बहुत अच्छे शरीफ इंसान हैं, आप टैक्स भी देते हैं, आपसे पाकिस्तान की मईशत चलती है, आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मगर आप ये तो ना कहो ना मुझे अगर 10 रुपए देने तो मैं 2 रुपए दूं और मुझे कोई ना पूछे। तो आप नेक परवीन भी ना बनाओ, ना मुकद्दस गाय बनाओ। एक तो ये एक बड़ा मसला है हमारे पास। दूसरा मसला ये है कि स्टेक होल्डर्स, दूसरे आपने जैसे कहा कि जो स्टेक होल्डर जो हमारे असेंबली में बैठे हुए, बिल्कुल जाहिर बात है, अगर कोई लैंडलॉर्ड है वो कहेगा जी मुझे टैक्स नहीं देना। शहरी जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमसे कितना टैक्स लोगे। बिहार के ऑफिसर्स का अपना एक मिजाज होता है, बोलता है यार जब असेंबली से अप्रूव होके नहीं आता तो मैं क्या करूं। और आपको भी पता है कि हर माशरे में, हर किस्म के हर इदारों में लोग होते हैं। उस इदारे में भी जाहिर बात है बहुत अच्छे भी लोग हैं और बहुत खराब भी लोग हैं। तो ये पाकिस्तानी मुआशरे की, बल्कि इस रीजन के मुआशरे का एक ही कल्चर है। नहीं, लेकिन सॉरी अशफाक भाई, ये तो बात सिंप्लीफाई करना के आपने जो कुछ कहा, बड़ा मुझे आपके लिए एहतराम है, लेकिन इन पे तो बोझ नहीं पड़ता ना। आपको जब पैसों की ज़रूरत होती है तो आप 4 रुपये बिजली के बढ़ा देते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो 11 रुपये पेट्रोल में बढ़ा देते हैं, ज़रूरत होती है तो आप गैस पे आते हैं, क्योंकि ये फौरी उसी रात 12 बजे से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं ना, अरबों रुपए आपको जो रिटर्न करना होते हैं। ये खुद क्या देते हैं, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, यानी आपने जो बोझ है जो आप पर पड़ता है, यानी मईशत पर पड़ता है और हुकूमत पर पड़ता है, क्योंकि आपको पैसे देने भी होते हैं जब उन्होंने लेने होते हैं। ईरान कितना अच्छा हमारा दोस्त है, आपने $1.2 बिलियन उन्होंने लगाए हैं गैस पाइपलाइन पे, अमेरिकन प्रेशर पे अब आपने गैस लाइन बना नहीं रहे, वो तो बना चुके हैं। अब ईरान जैसे हमारे दोस्त मुल्क में कहते हैं जनाब, वो तो जो मुआहदा है उसके तहत आपको $7.8 बिलियन या कुछ लोग कहते नहीं $16 अरब देने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पर। तो मकसद ये कि फिर क्या करेंगे, फिर हम पे डाल देंगे वो बोझ। मुझे भाई बात पता है क्या, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये सारी चीजें लिंक होती है हमारी करेंसी के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी भले अपनी जगह मौजूद है 278-280 के दरमियान, मगर ये नीचे आ सकती है बड़े आसानी से, और उसी से जुड़ा हुआ है अफराते जरिए इन्फ्लेशन भी आपका, और उसी से जुड़ी हुई है आपकी बाकी सब चीजें भी। अगर आप वो कम करेंगे तो जाहिर बात है, क्योंकि फ्यूल इंपोर्ट होता है तो टैरिफ भी कम होगा, टैरिफ कम होगा तो आपके लिए अगर कोई कैपेसिटी की पेमेंट में डॉलर आपको देने हैं तो उससे भी आपकी रुपी पेमेंट कम हो जाएगी, तो काफी असर पड़ जाएगा। मुझे ये नहीं पता, ये आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप भी काफी महारत रखते हैं, आप जरा खुद एक्सप्लोर करें कि ये क्यों कम नहीं हो रहा, किस वजह से। देखिए, एक तो वजह ये हो सकती है कि जी हमारी इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, जो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ नहीं बढ़ेंगी। दूसरा ये हो सकता है कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो। तीसरा ये भी हो सकता है, जो कि जबान ज़द-ए-आम आजकल हो रही है, कि किसी ने ये कमिटमेंट किया है कि हम इस लेवल से नीचे रुपये को नहीं करेंगे, यानी कि 278-280 से नीचे हम नहीं लाएंगे। तो इनमें से कोई ऐसी चीज है जो मेरी समझ में नहीं आती है। तो एज ए पाकिस्तानी मैंने अपना फर्ज तो निभाया है, अब आप अपना फर्ज थोड़ा निभा दें सर। शुक्रिया अशफाक तौलत साहब, आपने बड़ी सराहत से उन चीज़ों की जानिब इशारा करा। हमारी गुफ्तगू इसी मईशत के हवाले से जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद वली एक बार फिर खुशामदीद कहता है कि इस वक्त सारी सियासत जो है मईशत और तिजारत के ही गिर्द घूम रही है। जो भी मुल्क आता है हम सिर्फ एक ही कहते हैं कचकोल लिए हुए, जी सऊदी अरब हमें डॉलर दे दो, ईरान हमें डॉलर दे दो, चीन हमें माफ़ कर दो, अमेरिका, यूरोप, जहाँ भी जाते हैं एक ही हमारा मुतालबा होता है। लेकिन ये डॉलर जो करोड़ों की तादाद में, अरबों डॉलर में जाते कहाँ हैं? और आप अब दावा करते हैं, अभी मैं देख रहा था असेंबली में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे आवाम को तो टैक्स देने ही पड़ेंगे, और वो भी जोर गालिबन उन 40 लाख दुकानदारों पर है, उनके छोटे दुकानदारों पर। कितनी उनकी आमदनी होती होगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। इन सब के लिए गुफ्तगू के लिए मैंने रहमत दी है नईम मीर साहब, बड़े सीनियर सीजनड, मैं जिसे कहूँ कि ताजर बरादरी के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन ताजर। मीर साहब, अभी जो मैं देख रहा था, तो आपने मुझे वक्त निकाला उसके लिए शुक्रिया, कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी आवाम को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं होगा। तो यानी सारा जोर उन पर है, आपका उन जागीरदारों पर, उन पार्लियामान के अरकान पर जिनकी 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, जो बिल भी नहीं देते, उनका नाम तो लेते नहीं है।
असम्बली में भी उन्होंने उन 1000 पार्लियामान अरकान का जिक्र किया नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि वाकई ये जो अगर 40 लाख आपके दुकानदार टैक्स दे दें तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा, डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा, बिजली गैस जो है वो बिल्कुल जो है वो कोड़ियों के मोल आपको मिलेगी। मीर साहब, रेवी साहब आप बहुत शरारती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ये बड़ी शरारत कर रहे हैं। आप ये देखें कि टैक्स जो है वो आवाम ने देना है, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, औरंगजेब साहब ने कहा है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर तो है ही सारी की सारी रिग्रेसिव टैक्सेशन, यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन वो होती है जो हर खास आम पे टैक्स लगा होता है। और ये सेल्स टैक्स जो है ये भी एक रिग्रेसिव टैक्सेशन की किस्म है। विदहोल्डिंग टैक्सेस जो होते हैं ये रिग्रेसिव टैक्सेशन की किस्में हैं। और इसी तरह आपके दीगर टैक्सेस हैं, चाहे आपकी एक्साइज ड्यूटी हो या और टैक्सेस हो। भाई हम तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ गए ही नहीं और हम जाना ही नहीं चाहते। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है कि टैक्स तो वहां होता है जहां आमदन होती है, और आमदन कमाने वाले जो होते हैं वो हर खासों आम नहीं होते बल्कि खास होते हैं। और जब खास लोगों से टैक्स लिया जाता है जिनकी आमदन होती है, वो हो सकता है आबादी का 2% हो, 4% हो, 10% हो, 12% हो, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। क्योंकि खतरे गुर्बत से नीचे तो आपके 40% अवाम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तो वैसे ही आपकी टैक्स ब्रैकेट से निकल गए। फिर आपने कुछ स्लैब बनाई हुई है कि इतनी आमदन वाले लोग जो है इनसे हम टैक्स नहीं लेंगे, 6 लाख रुपया आमदन जो है सालाना उस पर टैक्स नहीं लेंगे, तो उसमें से कई लोग आपके निकल गए। क्योंकि आपकी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है ये भी आपको पता है, ये 1500-1600 डॉलर के सालाना के गिर्द ये घूमती रहती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि टैक्स तो वहां किया जाएगा जहां आमदन होगी और जो पैसा बना रहा है, पैसा कमा रहा है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो सनतकार है, चाहे वो सहाफी है, चाहे किसी भी पेशे से वाबस्ता है, पार्लियामेंटेरियन है, जो भी है। तो जिसके पास आमदन है उसको टैक्स देना होगा। अगर वो नहीं देगा, नहीं मीर साहब, जो ये टारगेट कहते हैं कि 40 लाख दुकानदारों का, वो कहते हैं वो टैक्स नेट में नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है जो कह रहे थे वो कि इनको हम टैक्स नेट में लाएंगे। जी जी, ये दो बातें हैं। जरा अगर आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेट होने में हमें, ये दो बातें हैं। एक तो ये है कि ताजर टैक्स नहीं देते, ये बात सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि ताजर जो हैं वो टैक्स निजाम में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब बात यह है कि ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप देखें कि बिजली के कमर्शियल बिलों पर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस लगे हुए हैं, मुख्तलिफ शरहों से लगे हुए हैं, सेल्स टैक्स लगे हुए हैं, फर्दर टैक्सेस लगे हुए हैं। तो ये तमाम टैक्सेस जो इकट्ठा हो रहे हैं ये उन कमर्शियल मीटर होल्डर्स से इकट्ठा हो रहे हैं जो 40 लाख के करीब इनकी तादाद आपने बताई। तो टैक्स तो वो दे रहे हैं। अब वो टैक्स जो है वो शुमार क्यों नहीं हो रहा? वो शुमार इसलिए नहीं हो रहा कि एफबीआर के निजाम के साथ हमारे ताजर मुंसलिक नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनको रजिस्टर्ड करने के लिए एक आसान और सादा ऐप मुतारफ करवा दी गई है, जो कि मैं समझता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान में जो हमारी रियासत पाकिस्तान है या हमारा एफबीआर का इदारा है, इन्होंने पहली दफा कोई अच्छा काम किया है छोटे ताजरों को लेकर, जो बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आसान टैक्स ऐप है, कोई उर्दू का फार्म नहीं, कोई अंग्रेजी का फॉर्म नहीं है, कोई वकील का खर्चा नहीं है, कोई आपके पास जो है अकाउंटेंट रखने की, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने पर्टिकुलर ऐप पे दें और आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्या एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद क्या ये इदारा इतना बाएतमाद है कि बाद में जब हम इनके साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये करप्शन का बाजार गर्म नहीं करेगा? ये हीलों और बहानों के साथ इन रजिस्टर्ड ताजरों को, जो छोटे ताजर हैं, इनको तंग नहीं करेगा, इनको हरासा नहीं किया जाएगा। तो ये वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी जानकारी बहुत जरूरी है। और फिर जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर इन पर जो टैक्सेशन की जाएगी, जो टैक्सेस नाफिज किए जाएंगे, उनका तरीकेकार और वो शरह क्या होगी, क्या वो नहीं। लेकिन मीर साहब आपका माशाल्लाह क्योंकि एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं, साबिका फाइनेंस यानी वज़ीर ख़जाना या इक़्तिसादी मैनेजरों के मुकाबले में औरंगज़ेब साहब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि एक बेबुनियादी तौर पर तो बैंकर हैं, उनका बैकग्राउंड यही था
क्या वो जो हदफ दे रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप समझते हैं वो हकीकत पसंदाना हैं, उससे कुछ अच्छे नताइज आएंगे? देखिए, औरंगजेब साहब जो है ना, उनका जो बैकग्राउंड है वो है एक तनख्वाह पेशा फर्द का, और ये एक लड़ाई है इस वक्त इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में कि तनख्वाहदार तबका जो है वो ये समझता है कि उनका सोर्स से टैक्स काट दिया जाता है, लिहाजा उन्हें कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ता है नेशनल किटी में, और ताजर और बिजनेसमैन तबका जो है वो टैक्स अदा नहीं करता, और जिसकी वजह से उन पर टैक्सों का बोझ ज्यादा पड़ता है। ये एक तासुर है और ये किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, ये गलत बात नहीं है। और तनख्वाहदार तबका जो है वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें उनकी बात भी करनी है, जाहिर है वो भी हमारा हिस्सा है। लेकिन मीर साहब एक बार मैं पहले भी कह चुका था, बड़े काबिल एहतराम हमारे वज़ीर ख़ज़ाना के वालिद साहब होते थे, चौधरी फारूक साहब, आप ज़रूर जानते होंगे, अटॉर्नी जनरल थे, और उस वक्त उन्होंने केस किया था एक दूसरी पार्टी पर कि जो 60 अरब डॉलर लूटी हुई रकम है ना, वो मुल्क में वापस लाई जाए। तो मैं तो कहता हूं कि जनाब अपने वालिद की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए, और अगर वो 60 अरब डॉलर लूटी हुई रकम वापस आ जाए, ले आए, तो फिर सब मसला ही खत्म हो जाए। जो आपने पहले बात की थी ना, वो बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत बात की थी। आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल दागा था, मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल किया था, दागा था पूरा, वो मिजाइल था, सवाल नहीं था। आपने ये कहा कि जो 40 लाख लोग हैं ताजर, अगर ये सारे के सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो क्या सारी मैशत ठीक हो जाएगी, सारे काम ठीक हो जाएंगे? उसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा असल मसला जो है वो ये है कि हमने जो प्रिविलेज क्लास को मराद दी हैं, जिन एसआरओज़ के तहत उनको छूटें दी हुई हैं, सबसे पहले वो छूटें हमें खत्म करनी है और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, और यही वो काम है जो सबसे पहले करने वाला है। हमें देखना है कि हमें अपने खसारे में चलने वाले अदारे जो हैं, उनके खसारे जो है वो हमने कैसे खत्म करने हैं, कैसे किस तरह इनको प्राइवेटाइज करना है ताकि नेशनल किटी पे बोझ ना पड़े। हमें ये देखना है कि वो लोग ताजरों और सनतकारों और बिजनेसमैन क्लास में से जो कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई को अनर्थ करके उसको टैक्स करना है, ना कि हमने हर एक को, यानी एक ही लाठी से सबको हाथ नहीं देना। तो पाकिस्तान का मसला जो है वो ये है कि हमारी आड़ में हमारा नाम लेकर छोटे ताजर का नाम इस्तेमाल करके जो बड़ा ताजर है, जो मैं समझता हूं कि मराद याफ्ता भी है, और मैं ये समझता हूं कि जो जुल्म ज्यादती भी करता है, वो जो है वो हमारे पीछे छुप जाता है और हमारा नाम बदनाम किया जाता है, नाम हमारा छोटे ताजर का इस्तेमाल किया जाता है, और फायदा जो है वो बड़े मगरमच्छ जो है वो उठाते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को हमें वजीर खजाना को बताना और समझाना भी है, और मेरी मुलाकात भी हुई है, अभी कल ही मैं उनसे मिल के आया। तो आपको लगा कि आपकी बात नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि लोग तो हुक्मरानों के बारे में कहते हैं कि एक समझता नहीं है, एक सुनता नहीं है, तो औरंगजेब साहब सुनते भी हैं और समझते भी हैं क्या? देखिए, औरंगजेब साहब को सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा अगर उन्होंने कामयाब वजीर खजाना बनना है। तो देखिए, अगर ये आप समझते हैं कि आप डंडे के जोर पे सारे काम करवा लेंगे, तो मैं आपको बताऊं, जनरल मुशर्रफ साहब से ज्यादा मजबूत और बड़ा डंडा किसी के पास नहीं था, तो वो भी अपने डंडे के जोर पे ताजरों से कोई अपनी बात मनवा नहीं सके, और यहाँ पर इतनी हड़तालें और एहतजाज हुए कि आखिरकार उन्हें भी घुटने टेकने पड़े। देखिए, हमें लोगों को नहीं मीर साहब, आपकी माशाल्लाह आपकी बात बुलंद भी है, उसमें खुलूस भी है, खुलूस नीयत भी है। काश आपकी बात जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरान सुने, और अगर थोड़ा सा भी सुनेंगे तो शायद उसके इस मुल्क की डूबती तबाहाल मईशत को सहारा भी मिल सकता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।